चलिए आज शुरू करते हैं किसका, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का हिंदी मीडियम वालों के लिए 2 मार्क्स से क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी अभी तक क्या पूछे गए हैं, कब से 9 से 22 तक। तो आराम से, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आराम से समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। देखिए एकदम आराम से समझने का चीज है। यदि किसी एसी सर्किट के अंदर, ठीक है, एक एसी परिपथ के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के अंदर यदि किसी कैपेसिटर को किसको संधारित्र को लगा दिया जाए, या देख रहे हैं कैपेसिटर को लगा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, लगा देंगे तो ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या करेगा, प्रतिरोध पैदा करेगा। किसके लिए प्रतिरोध पैदा करेगा, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। उसी प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, किसके कारण हुआ, कैपेसिटर के कारण हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात। तो कह सकते हैं संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विरोध के माप को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। मतलब विरोध करेगा उसी को। ओके, इसको कैसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से, और एक्स सी बराबर हमारा क्या होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल्स टू जानते हैं 2 पाई इंटू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, चिपका दिए, हो गया। अब देखिए प्रतिघात हो, ठीक है, या प्रतिरोध हो, ओके, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, और वो क्या होता है, ओम होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो कह सकते हैं धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, हमारा ओम होता है। एकदम छोटा सा चीज है, एक फिगर चिपका दीजिए, थोड़ा सा परिभाषा लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको ये बता दीजिए भाई एक्स सी से इसको निरूपित किया जाता है, एक इक्वेशन लिख दीजिए और इसका मात्रक बता दीजिए, तो आपकी कहानी खत्म। 2 नंबर आपके कॉपी पे। नेक्स्ट हमारा, चलिए इसको सफाई कर देते हैं, इतना लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, विद्युत अनुनाद को समझाए। अब ऐसा होता है कभी कभी कि हमारा जो सर्किट है, एसी सर्किट, उसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर के कारण प्रतिरोध हुआ, और उसके बराबर किसका प्रतिरोध हो जाए, इंडक्टर के कारण, मतलब कैपेसिटर मतलब संधारित्र के कारण, किधर है भैया, संधारित्र के कारण क्या होगा, धारितीय प्रतिघात, और इंडक्टर या प्रेरण के कारण जो हमारा आएगा उसको प्रेरणिक प्रतिघात। यदि इन दोनों की मान बराबर हो जाए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कह सकते हैं, मतलब यदि किसी आरएलसी श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन बराबर हो जाए, मतलब हमारा एक्स धारितीय मतलब एक्स सी बराबर किसके हो जाए, प्रेरणिक प्रतिघात मतलब एक्स एल के बराबर हो जाए, और परिपथ में धारा का मान बढ़ जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए, मतलब परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाए, अधिकतम हो, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है। अब यदि ये तो लिख दिए परिभाषा के अंदर, अब इसको लिखेंगे एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, अभी जस्ट पीछे देखे, और एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। अब क्या करते हैं, ओमेगा को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो 1/LC बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1/LC का रूट, दोनों साइड रूट करोगे दायां बाएं करके, तो ओमेगा बराबर, और हमारा क्या आ गया 1/√LC। तो वही तो लिखा हुआ है। जब ये दोनों बराबर हो जाए और धारा क्या हो जाए, महत्तम हो जाए, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है आरएलसी सर्किट के लिए, उसको इस कंडीशन में क्या बोला जाता है, विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है, ओमेगा आर, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√LC। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके, जहां पे अनुनाद की आवृत्ति की बात की जाए, तो यदि हमको ओमेगा पता है, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिख सकते हैं ओमेगा/2 पाई, और ओमेगा का मान हमको पता है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई, ओमेगा इक्वल्स टू कितना 1/√LC, इतना। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी आवृत्ति हो गई। आसान सा है, ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए तीसरे की कहानी पे चलते हैं। तीसरी कहानी क्या है,
ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। अब ट्रांसफार्मर के अंदर ताम्र मतलब कॉपर कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है उसके पास 2 वाइंडिंग्स होती है, मतलब 2 कुंडलियां होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, पहले प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, और दूसरा हमारा क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, या उसको कह सकते हैं द्वितीय कुंडली। इसमें कौन लपेटे जाते हैं? वो तांबे के तार होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं। ओके, जब इससे होकर करंट पास करेगा तो क्या होगा? किसी भी वायर से यदि आप करंट पास करवाते हो तो करंट के जाने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। कोई भी तार है तो स्वाभाविक उसमें प्रतिरोध होगा, तो उसके कारण क्या होती है? उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, तो यहां भी होगी। तो वही उष्मा जो उत्पन्न होती है उसी के कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर में क्षय होता है या लॉसेस होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय कहा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में तांबे से बनी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ओमिक प्रतिरोध के कारण ट्रांसफार्मर में उष्मा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, हो जाती है, अच्छी बात है। और इस उष्मा के रूप में इसमें ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है, मतलब ऊर्जा नष्ट होती है। इस प्रकार की हानि को ताम्र हानि कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। आसान सा चीज है। अब ये किसके बराबर होती है? ऊर्जा की हानि बराबर क्या होता है? I² R पर यूनिट टाइम की बात की जा रही है, तो मतलब एकांक समय में, ठीक है। अब यदि आपको इसको कम करना है, क्या करना है? कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो वायर्स लगे हुए, जो तार की कुंडली जो बनी हुई है, इनकी मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोटे तार का यदि हम उपयोग करेंगे तो ताम्र क्षय को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते खत्म? क्योंकि कोई ऐसा वायर नहीं है अपने पास इसमें R बराबर 0 हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। कम करना भी बहुत मायने रखता है, आप कम करके बचा लीजिएगा ना हीट होने से उसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? मोटे तारों का उपयोग करने से क्या होगा? इसे बचा जा सकता है, मतलब इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, मतलब बहुत भी कम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ताम्र क्षय, कॉपर लॉस। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टिव रिएक्टेंस? प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? अब इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर के कारण जो आया था हमारा। यहाँ किसके कारण आया? प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हमारा इंडक्टर के कारण आएगा। इंडक्टर का मतलब क्या? हमारा प्रेरक के कारण। प्रेरक कैसे बनता है? यहां दिख रहा होगा फिगर में, ऐसा होता है हमारा प्रेरक। इसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के विरोध, या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को तो विरोध में जो रेसिस्टेंस होता है, तो उसका विरोध करता है कौन? इंडक्टर। इसी विरोध को क्या कहा जाता है? हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, या उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कह सकते हैं किसी प्रेरक द्वारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में प्रभावी प्रतिरोध, जो प्रतिरोध पैदा करता है कौन? ये हमारा इंडक्टर। उसी को क्या कहते हैं? हमारा प्रेरणिक या प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। याद है इससे पहले कैपेसिटिव पढ़े थे तो XC से लिखे थे, या इंडक्टिव है तो XL से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? XL से। और XL बराबर जस्ट यू उपयोग भी किए, XL बराबर ओमेगा L, और ओमेगा इक्वल टू जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू आवृत्ति, तो 2 पाई आवृत्ति इंटू L। चलिए अब यहां भी जो हमारा XL है इसकी भी मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा। जैसे XC का होता है वैसे ही XL का होता है, वैसे ही रेसिस्टेंस R का होता है। याद रखना है, पूछा जाता है कि XL का क्या है, XC का क्या है, तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी पढ़ा कीजिए। चलिए ये भी ठीक है। अरे इधर कैसे आ गया भाई? ओके, अब है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताए, मतलब स्टेप अप, हिंदी में आपको ऊंचाई मतलब ऊंचाई। ओके, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग की बात की जा रही है, या स्टेप अप। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेप अप का मतलब होता है जो वोल्टेज को, वोल्टता को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन का मतलब होता है जो वोल्टता को घटा देता है। ओके, तो हम लोग स्टेप अप का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। मतलब मान लीजिए
हमको पावर स्टेशन से बिजली को भेजना है अपने घर तक, तो क्या पावर स्टेशन से जितने वोल्टेज का बिजली पैदा होगा क्या उसको घर तक पहुंचाते? नहीं पहुंचाते। वहां हम लोग लगाते हैं स्टेप अप। देख रहे हैं ये हमारा क्या है? पावर स्टेशन है। ओके, जहां बिजली पैदा हो रही है। ओके, यहां से हमने क्या लगाया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर को लगाया, और हमने क्या किया? बड़े बड़े राक्षस वाले झूले के ऊपर छोड़ दिया। जा भाई जितनी दूर जाना है। वो पहुंचा कहां? हाई वोल्टेज में पहुंचा। स्टेप अप मतलब क्या किया? वोल्टेज को बढ़ा दिया। देखते हो कि 4000 रहता है ना, कितना रहता है बड़का बड़का झूला पे, चलिए आपको पता है। तो ये बहादुर को दे दिए, और ये क्या किया? घर तक पहुंचाने से पहले इसको वापस से पहले स्टेप अप किए, और जहीं घर के पास जब पहुंचेंगे तो यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। मतलब अब 4000 वाले को आप घर में छोड़ देंगे तो घर राखे होगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं घर में सप्लाई देने के लिए। 220 हमको चाहिए होता है, 220 के हिसाब से स्टेप डाउन करते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में मतलब एक से दूसरे जगह भेजने के लिए हम लोग स्टेप अप का यूज करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस हमारी कम होती है। तो समझिए, निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदलती है। मतलब वोल्ट, देखिए अब किसी चीज को आप ऊपर करोगे तो उसके बदले में कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यहाँ वोल्टेज ऊंचा होता है स्टेप अप में, तो करंट क्या होता है? कम हो जाता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हम बताए भी हैं इसको। यदि हम स्टेप अप में वोल्टेज ऊंचा होता है, हाई पे जाता है, तो करंट क्या होता है? डाउन होता है। वही स्टेप डाउन की बात करते तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज डाउन होता है, करंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसमें सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों में भेजने के लिए, मतलब बहुत बहुत दूर दूर तक भेजने के लिए, उसका वेल्डिंग में यूज होता है। विद्युत भट्टियों जैसे, मतलब समझिए विद्युत भट्टी का मतलब है करंट से यदि कहीं आग लगाना है, मतलब भट्टी बनाना है, बहुत पानी वानी गर्म करना है, खाना वाना बनाना है, तो उसमें भी यूज होता है। नॉर्मली विद्युत भट्टी जो होती है हमारे फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। चलिए, तीसरा, उच्च वोल्टेज वाले पर विद्युत मोटर जो होते हैं, जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, उन लोग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उम्मीद है समझ में थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए 2020 छठा, माध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित करें। क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा है, ओके, तो आपको पूरा डेरिवेशन तो करना नहीं है। क्या करना है? थोड़ा सा चीज करना, थोड़ा सा। देखिए, माध्य का मतलब क्या होता है? पूरे को जोड़ दीजिए। आपको यदि मान लीजिए ये हमारे क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। एक साइकिल यहां से यहां पूरा करने में कंप्लीट करेगा, तो इसमें आधा जो साइकिल है वो ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, और आधी जो साइकिल है नीचे है, तो मतलब क्या है? निगेटिव है। यही होगा ना, जो ऊपर है पॉजिटिव, वो जो नीचे है पॉजिटिव निगेटिव। यदि पूरी साइकिल की हम बात करते हैं, पूरा साइकिल कंप्लीट की, तो क्या होता? ऊपर भी उतना ही, नीचे भी उतने, मतलब जितना हमने कमाया उतना खर्च कर दिया, तब हाथ में क्या बचा? लड्डू, कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं? हाफ साइकिल के निकालते हैं। मतलब सिर्फ इसकी बात की जाती है। एक बार इसकी बात कर लेंगे, एक बार इसकी बात कर लेंगे, आप दोनों में से किसी की भी बात कर लो, काम वही है। तो सबसे पहले किसके लिए क्या जाता है? पहले धनात्मक अर्ध चक्र के लिए यदि हम बात करें तो वो क्या होता है? 2 आई नॉट, या इसी को लिखते हैं 0.637 आई नॉट। यदि पॉजिटिव की बात की जाए, मतलब जो ऊपर है उसकी बात की गई है। यदि नीचे वाले की बात करते तो वही होता, लेकिन क्या होता? माइनस में होता, तो माइनस में लिख दिए। यदि धारा की बात, यहां पे कहीं बोला है मध्यमान तथा धारा के शिखर मान में, ओके, तो ये हमारा मध्यमान है, ये हमारा क्या है? इसका शिखर मान। तो आप इतना भी लिख देख के आ जाओगे, ये हमारा मीन वैल्यू मध्यमान, ये हमारा शिखर मान पिक वैल्यू। तो इतना भी लिख के आप आ जाओगे, काफी है, क्योंकि आपसे नहीं परिभाषा पूछा गया, नहीं 2 नंबर में। हमको तो नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा भैया कैसे आया। ये 5 नंबर वाले में है क्वेश्चन, करेंगे आराम से। यदि हमसे कहता किसके लिए, चलिए ऋणात्मक के लिए बात करते तो ऋणात्मक के लिए भी लिख सकते हैं। यदि हमसे बोला जाता है ईएमएफ के लिए बताइए, विद्युत वाहक बल के लिए बताइए, तो उसका भी हमारा क्या होता है? सेम कहानी, एवरेज के लिए और पॉजिटिव वालों के लिए, धनात्मक के लिए और ऋणात्मक के लिए सेम होता है। इसका क्या होता है? 2/π V0।
और इसका माइनस, ये प्लस भी ये माइनस में। तो कह सकते हैं एक लाइन में इस प्रकार AC का मध्यमान अपने शिखर मान का कितना गुना होता है, 2/पाई। देखिए 2/पाई, यहाँ भी क्या है 2/पाई या 0.637 गुना होता है। तो आप ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, काफी है, क्योंकि आपको धारा के लिए पूछा जा रहा है, इसके लिए नहीं पूछा जा रहा है। तो इसको नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, आराम से इतना लिखिए और ये नीचे वाला लाइन लिख दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। यदि चाहिएगा तो ये पूरा फिगर बना लेंगे, ऊपर पॉजिटिव दिखा देंगे, नीचे ये क्या लिखा हुआ है निगेटिव, ये पॉजिटिव, उसको दिखा देंगे, संतोषजनक उसको जवाब मिल जाएगा, आप भी खुश वो भी खुश। दो 2019 के बाद आते हैं, 2019 में एक और पूछ रहा व्हाट आर रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस इन अल्टरनेटिंग करंट। छोड़ो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है। देखिए प्रतिघात, इससे पहले भी घात लगाए थे, ओके, और प्रतिबाधा कुछ नहीं है। देखिए यदि हम, ये क्या दिख रहा है इंडक्टर और ये हमारा क्या है कैपेसिटर, तो यदि हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व मतलब इंडक्टर की L की बात कर रहे हैं और शुद्ध धारिता मतलब C की बात करें, या तो L की बात करें, मतलब शुद्ध का मतलब क्या, सिर्फ अकेला यही होना चाहिए, मतलब इसके साथ रेसिस्टेंस कैपेसिटर ये सब नहीं होना चाहिए, ओके। तो शुद्ध की बात कर रहे हैं, तो यदि या हो ये शुद्ध या ये शुद्ध हो, तो जो हमको प्रत्यावर्ती धारा के में अवरोध पैदा होगा, मतलब रेसिस्टेंस पैदा होगा, उसी को क्या बोलते हैं रिएक्टेंस। और इसको किससे दिखाते हैं, एक्स से। तो याद होगा अभी एक्स एल बराबर क्या लिखे थे ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या लिखे थे 1/ओमेगा-c। ये भी क्या है, ये सिर्फ हमारा क्या होता है इंडक्टर होता तो, और ये सिर्फ हमारा कब होता है एक्सी, जब हमारा कैपेसिटर होता है शुद्ध मतलब अकेला। चलिए तो ये हो गया हमारा, जब शुद्धिकरण होगी तो हमारे प्रतिघात की बात होगी। यदि किसी परिपथ के अंदर ये तीनों आ जाए, मतलब रेसिस्टेंस भी आ जाए, कैपेसिटर भी आ जाए और इंडक्टर भी आ जाए, ओके, तो या कम से कम 2 आ जाए तो, ओके, देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमिक प्रतिरोध R, प्रेरकत्व एवं धारिता तीनों के संयोग द्वारा अथवा इनमें से किन्हीं भी 2 के संयोग द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिबाधा कहलाती है। इसको दिखाते कैसे हैं, Z से। किधरों लिखे हैं, इन्हें लिखे हैं। इसको सामान्यतः किससे दिखाते हैं, Z से। अब पढ़े होंगे, आपको सब पता है। तो तीसरा सवाल आता है कि या X की बात करें, XL की बात करें, XC की बात करें, Z की बात करें, सारे के सारे लोगों का क्या होता है मात्रक ओम होता है, ओके। मतलब XL की बात करें, XC की बात करें, मतलब या R की बात करें या Z की बात करें, सबका मात्रक क्या होता है ओम होता है। ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। XL, XC, R, Z सबका मात्रक ओम, याद कर लो। याद क्या करना, याद ही हो गया होगा। तो इतना लिखिए, एक छोटा सा फिगर बना दीजिए, कहानी खत्म। अच्छी बात है, 2019 की कहानी हमारी जुबानी। कहाँ जा रहा है भाई, ओके ओके। 8वां कह रहा व्हाट, भावर धाराएं क्या होती है, इनके 2 अनुप्रयोग दीजिए। भावर कैसे होते हैं, फिल्म में देखे होइएगा, गोल 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 गोल। तो यदि किसी मेटल प्लेट को, धातु के टुकड़े को किसी ऐसे क्षेत्र से गुजारा जाए जहां पे चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है समय के साथ, तो उस प्लेट के ऊपर, ठीक है, उस धातु के टुकड़े के ऊपर एक गोल गोल धारा, मतलब एक वृत्ताकार धारा उत्पन्न होगी, कह सकते हैं गोलू गोलू भावर जैसी उत्पन्न होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भावर धारा कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, जब धातु के प्लेट को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु के प्लेट के संपूर्ण आयतन पर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब धातु का प्लेट कहां से गुजर रहा है, कहां रखा हुआ, जहां पे क्या चीज हो रहा है, विद्युत फ्लक्स बदल रहा है, या सॉरी विद्युत फ्लक्स करे, चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है या चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, वहां आप रखिए
उस पे एक धारा मतलब पूरे आयतन पे क्या होगी, एक धारा उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो कह सकते हैं उत्पन्न होती है इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। ओके, अब इसका भंवर धारा का उपयोग सबसे पहले ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर, जो हम लोग बाइक में यूज करते हैं, हुर हुर दबंग दबंग वाला, देखे है ना, उसमें जो बताता है कि भैया आप 100 के स्पीड से जा रहे हैं या 120 के स्पीड से जा रहे हैं, उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। ओके, तो उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, दूसरी की बात करते हैं रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में। अब जैसे ये हमारी रेलगाड़ी का चक्का दिखता है, इस चक्के के बीच में एक नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिए मतलब लगा दिए। ओके, अब जब इसमें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अब यहाँ पे जब क्या होगा, गुजर रहा है, मैं चुंबकीय क्षेत्र बदल रही है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, भंवर धारा बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। तो कह सकते हैं रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक लगाने में। तीसरा, विद्युत शक्ति मीटर के अंदर, अब तो नहीं यूज होता है, पहले जो मीटर हुआ करता था कुछ इस टाइप का, शक्ल देख रहे होइएगा, इसमें एक डिस्क लगा हुआ करता था जो घूमता रहता था। आप जितना ज्यादा क्या करोगे, मतलब जितनी ज्यादा आप बिजली की खपत करोगे, उतनी ज्यादा आपका ये चक्का घूमेगा। तो पहले लोग करते थे मैग्नेट वगैरह रख देते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, जिससे ये चक्के की स्पीड कम हो जाती थी, जिसके कारण बिजली की खपत कम दिखाई देता था। तो इसको पूरा मिटा के क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगा दिए। और अपने बिहार में तो आजकल स्मार्ट मीटर लगा हुआ, पता नहीं कैसे रेट चलता है, लेकिन चलते ही रहता है हमेशा। तो अब यूज नहीं होता, लेकिन पहले यूज हुआ करता था किसके अंदर, विद्युत शक्ति मीटर के अंदर, डिस्क को रोटेट करवाने में। तो हमको 2 पूछा था, आपने 3 हमने बताया, तो अब तीनों को ध्यान में रखोगे, 2 तो लिख ही डालेंगे यदि दोबारा पूछ दिया तो। चलिए मिटा दिया जाए इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान का क्या महत्व है, इसे डिफाइन करे या परिभाषित करे। ओके, किसका, आरएमएस वैल्यू या वर्गमूल मध्य मान। तो इसको हमको जो दिखाना पड़ता है वो होता है हीट के टर्म में, मतलब उष्मा उत्पन्न करने के टाइम में। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से बताया गया है कि किसी सर्किट के अंदर, मतलब किसी रेजिस्टेंस में डीसी करंट को छोड़ दिया जाए, मतलब दृष्ट धारा को दिया जाए, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में ओके कितनी धारा लेके उष्मा उत्पन्न, जितना उष्मा उत्पन्न की, उतने ही उष्मा को उत्पन्न करने के लिए एसी करंट को छोड़ा जाएगा उसी टाइम में, और क्या उतने ही रेजिस्टेंस के लिए। तो कितना एसी की जरूरत पड़ेगी, वही हमारा एसी का वैल्यू क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू कहलाता है। तो कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान वह स्थिर धारा है जो वह एक निश्चित समय में दिए गए प्रतिरोध में उतनी ही उष्मा उत्पन्न करती है जितनी उसी समय एवं प्रतिरोध में दी गई प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब जितना डीसी उत्पन्न करे उतना ही को हमको किससे हिट को लेना है, एसी से लेना है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू कहलाता है। और वो किसके बराबर था, आई नॉट बाई रूट 2। ध्यान में रखेंगे इसको, या ईएमएफ के टर्म में बोलते तो हमको क्या बोलते, ई नॉट बाई रूट 2। भैया किधर जा रहे हो, ई नॉट बाई रूट 2। और हीट जो हमारा होता है वो क्या होता है, हीट तो आई स्क्वायर आर टी, हीट जानते हैं आई स्क्वायर आर टी। यदि पर यूनिट टाइम की बात करें तो आई स्क्वायर आर कहेंगे उसको, क्योंकि टी हटा दिए पर यूनिट टाइम के लिए। तो ये हमारा हो जाता है कहानी में आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे आई किसके टर्म में होता है, आरएमएस के टर्म में होता है। तो जैसे हमारा ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक बार हमने क्या दिया, डीसी दिया, टाइम दिया और ऊर्जा देखा, मतलब कितना उष्मा निकला। दूसरी बार किसको दिया, एसी को दिया, टाइम दिया, रेजिस्टेंस वही चेक किया, भैया कितना पे कितना हमारा उष्मा उत्पन्न हुई। हाँ जी भैया इतना टाइम, मतलब इतना एनर्जी दिए, हम एसी की वैल्यू दी, इतना उष्मा उत्पन्न हो गई। तो वही एसी की वैल्यू क्या कहलाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। चलिए अच्छी बात है। क्या रहा है, 100 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत शक्ति क्षय की गणना करे। कौन सा बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 240 वोल्ट की रेटिंग दी गई है। ओके, तो वाट क्या होता है, पावर होता है, याद होगा आप लोग, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है हमारा। ओके,
हमको यहाँ पावर तो दे के रखा है और वोल्टेज दे के रखा है, आई तो दे के नहीं रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पावर वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर। तो ये आर से आर कट जाता, वापस ये बचता। वी इक्वल टू जानते हैं आई स्क्वायर आर, तो वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, ये पावर। अब हमको भी पता है, पी भी पता है, गिवन है ना, कितना पी 100 हमको दे दिया है वाट, और भी हमको दे दिया है 220 वोल्ट। ओके, तो यहां से हम आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, और भी की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू है 100। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 220 का होल स्क्वायर कितना होता है, 484, यही होता है ना, 2222 444 484, ठीक है। और दो लड्डू, एक लड्डू था तो दो लड्डू यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 100, एक 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 एक, तो यहाँ से क्या बचा 484। क्या निकाला हमने, रेसिस्टेंस निकाला, तो इसको क्या लिखेंगे, ओम। ओके, अब रेसिस्टेंस निकल गया और हमको किसके साथ जोड़ना है, 240 वोल्ट वाले के साथ। ओके, तो हमको पूछ रहा भैया शक्ति क्षय की गणना करें, मतलब पावर लॉस। P इक्वल टू क्या, जस्ट निकाले, किधर गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर मतलब भी कितना है 240 और आर वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और आर कितना है 484। अब इसको जब काटम कुटी करेंगे तो अप्रॉक्स ये आ जाता है कितना 119, तो इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 120 पावर है तो वाट अप्रॉक्स में, या 119 भी लिखेंगे वाट, तो भी कोई गलत नहीं कर लेगा। ओके, तो 119 या 120 वाट 2017 में पूछा, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, वाटहीन धारा। ठीक है, मतलब ऐसे समझना है, वैसा कोई धारा जो शक्ति का क्षय नहीं करता है, मतलब यदि सर्किट के अंदर भी उसके रहने के कारण कोई लॉसेस नहीं होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व या धारिता होती है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होता है, मतलब कोई लॉसेस नहीं होता है, अर्थात औसत शक्ति क्षय क्या होता है, शून्य रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को ही क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसके कारण कोई लॉस ना हो, मतलब कोई नुकसान ना हो, कोई उष्मा नहीं निकला, उसी धारा को क्या बोले, वाटहीन धारा बोले, वाटलेस करंट बोले। ओके, चलिए छोटा सा चीज था। नेक्स्ट कह रहा है नेम द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करे। अब ट्रांसफार्मर में तो लॉसेस तो होंगे ही, सबसे पहले एक और लॉसेस पढ़ चुके थे, ये ताम्र क्षय, कॉपर लॉस। तो सबसे पहले कॉपर लॉस, ताम्र क्षय किसके कारण, उसके वाइंडिंग में जो होता है करंट फ्लो होता है, उसके कारण उष्मा उत्पन्न होती है, उसी को लॉस। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए यहां जो वाइंडिंग हुई है, ठीक है, इसके कारण करंट जो ही जाएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो सारे के सारे इसी कोर से होकर तो पास नहीं ना करेंगे, कुछ इधर उधर भी तो जा सकता है। तो जो इधर उधर चला गया, जो इस क्वाइल से होकर पास नहीं किया, मतलब बाहर से टहल लिया, वो भी तो एक लॉस है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। तीसरा होता है लौ हानि, आयरन लॉस। इसके अंदर दो चीजें बनती है, एक है भंवर धारा और दूसरा हमारा शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस। अब भंवर धारा क्या होती है, थोड़ी सी, अच्छा ये तो बात किया ना एडी करंट की, तो जानते ही हैं। और हमारा शैथिल्य हानि क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। अब कभी देखिए किसी मैग्नेट को यदि किसी लोहे के टुकड़े के पास या चुंबकीय टुकड़े के पास लेके जाओगे, तो क्या एक, जैसे ऐसे समझिए एक कील को एक चुंबक के चिपका के रखे और उससे हटा दिए, तो क्या कील को किसी और लोहे के छोटे से टुकड़े के पास लेके जाएं, क्या उसको नहीं आकर्षित करेगा, करेगा। तो कुछ देर तक उसमें क्या होता है, चुंबक के गुण रह जाते हैं। तो वही कहानी जो होती है हमको इसके अंदर पढ़नी होती है हिस्टेरिसिस लॉस के अंदर। और हमारा नेक्स्ट होता है कोर में कंपन। किसी पोल पे भी ट्रांसफार्मर के पास यदि किनारे में जाइएगा
तो वहां पे एक हमिंग का साउंड आता है, वाइब्रेशन का साउंड आता है। यदि वो साउंड आ रहा है तो उसके लिए भी तो एनर्जी का लॉस। अपने आप तो कौन है करंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो आवाज करेगा, और यदि आप आवाज कर रहा है तो कुछ खाएगा वो, तो क्या खाएगा, जो बिजली आ रही है उसी को खाएगा, तो वो भी एक लॉस है, उसकी हमको जरूरत क्या थी, कोई नहीं। तो कह सकते हैं कोड में कंपन के कारण हानि। थर्टीन क्या रहा है, इस वाले क्वेश्चन को प्यार से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक यदि आप अच्छे से समझ जाते हो तो इसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो आपको ज्यादा, ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछे जाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। चलिए, तो क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई इतना दिया, धारा में आवर्ती शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान निकाले। चलिए, तो हमको क्या देख के रखा है, हमको दिया है आई बराबर 20 साइन पाई टी, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है फीलिंग, तो हम इसको व्हाइट से ही लिखते हैं। चलिए, हमको दे के रखा है आई बराबर 20 साइन पाई टी, ठीक है। तो हम इसके स्टैंडर्ड वाले से इसको कंपेयर कर लेते हैं, वो होता है हमारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोनों में क्या क्या कहां कहां होना चाहिए। अब यहां पे आई नॉट जो है, थोड़ा रंगीन हुई, यहाँ पे आई नॉट है साइन के साथ, तो यहाँ पे साइन के साथ क्या है 20 है, तो यहां से हम क्या लिखते, आई नॉट बराबर 20, ओके। अब यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा जब यहाँ क्या है पाई है और टी का टी है, यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाता हमारा है साइन 200 पाई है ना, 200 पाई टी। यहां भी होगा क्या चीज 20 साइन 200 पाई टी, ओके। तो साइन 200 पाई टी, ओके। तो यहाँ पे टी है, यहाँ क्या है ओमेगा है, और यहाँ पे ओमेगा जहाँ पे क्या लिखा हुआ है 200 पाई, तो ओमेगा जहाँ पे क्या लिख सकते हैं 200 पाई। इतना हमको दिए हुए है पहले से क्वेश्चन के अंदर। तो हमको सबसे पहले क्या पूछा था, शिखर मान, मतलब ये हमारा शिखर मान है, खत्म, लीजिए शिखर मान आई नॉट 20 ए। अब दूसरा हमसे क्या पूछा, आवृत्ति, ओमेगा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 पाई इंटू आवृत्ति बराबर 200 पाई, पाई से पाई साफ, इससे काटे, ये क्या हो गया 100, तो आवृत्ति क्या हो गई हमारी 100 हर्ट्ज। कितना आसान है, मतलब कोशिश कीजिए इसको समझने का, ठीक है। यदि एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं। तो हमारा क्या हो गया 100 पाई हो गया, और ये भी निकल गया। आई आर एम एस अभी जस्ट पढ़े थे, आई आर एम एस बराबर क्या होता है आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट कितना निकाले हैं अभी जस्ट 20 बाई रूट 2। अब इसी को और प्यार से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 2 बाई रूट 2 लिखा जा सकता है, नहीं ऐसे, चलो हटो ऐसे ना लिखेंगे, इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2, और ऊपर हमारा क्या हो गया 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कट गया मतलब 10 रूट 2, और करंट है तो एम्पियर, तो 10 रूट 2। आसान है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, परिणमन अनुपात से आप क्या तात्पर्य है, ओके। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी स्थिर यंत्र है जिससे हम निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च धारा को मतलब निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज को हाई में और हाई को लो में वोल्टेज को करते हैं, धारा को भी पलटते हैं। तो कह सकते हैं इसको सिंपल सा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता, मतलब लो को हाई के हाई को लो पे, स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये दो टाइप के होते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप, मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टता को बढ़ाएगा और धारा को क्या करेगा कम करेगा, ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु विद्युत धारा के मान को क्या करता है कम करता है, मतलब
ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, लेकिन आई की वैल्यू को क्या कर देगा, कम करेगा। आई के लॉस पे वोल्टेज बढ़ेगा। चलिए अपचयी मतलब स्टेप डाउन। इसमें क्या होता है, वोल्टेज को कम करेगा, डाउन करेगा, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा एसी की वोल्टता को घटा देता है, किंतु धारा के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब वोल्टेज इस केस में घटेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, कह सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, आपको ऐसे सिर्फ 2 मार्क्स से पूछा तो आप यहां तक भी लिखोगे काफी है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक लाइन की कहानी। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए इसकी साफ सफाई की जाए। दूसरा हमसे पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज, परिनमन अनुपात। तो परिनमन अनुपात क्या होता है, ये होता है, देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर जो होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें हम एसी सप्लाई को जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब करंट दिए, और जिसमें लोड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो इसमें फेरों की संख्या, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एनपी, और दूसरे वाला जो है सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं एनएस। तो हमारा जो परिनमन अनुपात होता है वो होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनमन अनुपात। कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहा जाता है। मतलब दूसरा कौन सा, एनएस, और पहला कौन सा, एनपी, इसी को क्या बोलते हैं, के। यदि ईएमएफ के बाद ईएमएफ के टर्म में बोलते तो ईएस बाई ईपी मतलब सेकेंडरी बाई प्राइमरी, और करंट के टर्म में बोलते तो आईपी बाई आईएस मतलब प्राइमरी बाई सेकेंडरी। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। करंट के टर्म में प्राइमरी बाई सेकेंडरी होता है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, फेरों की संख्या के टर्म में सेकेंडरी बाई प्राइमरी होता है, और इसी को के कहते हैं। यदि हम स्टेप अप की बात करते हैं, स्टेप अप में के की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि स्टेप डाउन में के की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। जैसे ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, हमने क्या बोला, स्टेप अप मतलब एन एस बाई एन पी इज ग्रेटर देन 1, मतलब एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, ठीक है। सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3, जबकि इसमें कितने, 1 2 3 4 5, द्वितीय में ज्यादा मिला ना, इसको स्टेप अप कहे। जब द्वितीय में कम हो जाए, प्राथमिक में क्या हो, ज्यादा हो जाए, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया, अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो इतना लिख दीजिएगा परिनमन अनुपात में, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, एलसीआर परिपथ में जब एक्सएल बड़ा हो एक्सी से, ओके, या जब परिपथ प्रेरणिक है तब किसी नियत समय में प्रवाहित प्रेरक धारा का समीकरण लिखिए, यही कह रहा है ना हमसे। तो देखिए आप लोग आई का ये फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है, और ये फेजर डायग्राम भी आपको सर पढ़ाए होंगे। यदि एक्सएल बड़ा हो जाए एक्सी से, तो स्वाभाविक है बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे, तो ये इस साइड हमारा दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि भी हमारा भीसी बोलिए या एक्सएल बोलिए, मतलब एक्सी बोलिए, वो छोटा है हमारा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एलसीआर परिपथ में एक्सएल क्या है, बड़ा है एक्सी से। तो हम लोग करंट के लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जब हमारी ऐसी कहानी होगी तो ये हमारी, और ये हम जानते हैं एक्सएल और एक्सी क्या होता है, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और आर स्क्वायर। तो इस केस में जब ये बड़ा होगा वी एल वी सी से, ये कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यदि हमारा वी सी बड़ा होता, ईएमएफ कैपेसिटर का, यदि वो बड़ा होता तो वो नीचे की तरफ जाता, पूरा पूरा क्या होता, नीचे पलट जाता। तो अब की बार इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हमको मिलेगा, ये वी आर के कारण है, ये हमारा इन दोनों के डिफरेंस के कारण है, तो ये मिला ईएमएफ। तो इस केस में हमारा जो करंट होता है वो ईएमएफ से कितना, फाई एंगल पीछे चलता है। तो कह सकते हैं विद्युत वाहक बल से धारा क्या होती है, फाई कोण से
पीछे रहती है, दिख भी रहा है, विद्युत वाहक बल V से लिखिए या E से लिखिए, उससे धारा I जो हमारा कितने फाई एंगल से पीछे चल रही है। तो यह है हमारी कहानी, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं था, सीधा सीधी फॉर्मूला लिख देना है। चलिए, क्या रहा है, डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान व वर्ग माध्य मूल मान ओके को परिभाषित करें। तो थोड़ा सा अजीब सा समझ लीजिए, समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है। विद्युत धारा के नियत मान जो किसी परिपथ में, कौन सी विद्युत धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय अंतराल में केवल उतने ही आवेश की मात्रा प्रदान करता है। कौन आवेश की मात्रा को प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के अर्ध चक्र द्वारा क्या होता है, प्रदान किया जाता है। अब इससे पहले भी जब हम एवरेज की बात करें तो उसमें याद होगा एवरेज या मीन की, तो हम लोग अर्ध चक्र की बात करते, कंप्लीट की बात नहीं करते। यदि कंप्लीट की बात करते तो वो 0 हो जाता। तो उतने ही हमारा धारा का नियत मान मतलब डीसी उतने ही आवेश को प्रदान करता है जितना हमारा कौन करेगा, हमारा प्रत्यावर्ती धारा करेगा। तो उसी मान को क्या बोला जाता है, अर्ध चक्र में जो करेगा उसी को प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कहा जाता है, जो हमारा किसके बराबर होता है, 2/π/I0 या इसके। तो हम कह सकते हैं, इससे पहले ही बात कर चुके हैं, इस प्रकार एसी का माध्य मान अपने शिखर मान का कितना गुना होता है, 2/π या 0.637 गुना होता है, ये होता है। तो जो डीसी, ठीक है, डीसी जितना चार्ज देगा उतना ही किसको देना पड़ेगा, एसी को देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, एवरेज वैल्यू, ठीक है। और यहां यदि फिगर दिख पा रहा होगा तो एवरेज वैल्यू सबसे कम होता है, ओके नहीं दिख रहा है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है। उससे ज्यादा बड़ा कौन होता है, आरएमएस वैल्यू, और सबसे बड़ा कौन होता है, पीक वैल्यू। पीक उससे कम आरएमएस वैल्यू, और उससे भी कम क्या होता है हमारा एवरेज वैल्यू। ऐसे भी पता भी है, वो 1 होता है हमारा, ये क्या है 2/π, वो 1/√2 होता है। स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट हमारा, ये तो ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं इसकी, तो दोबारा बात करने वाली कोई बात नहीं है, जो ऊष्मा उत्पन्न के लिए बताए थे, ठीक है, इसमें क्या दोबारा बात करना है। चलिए, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्षमता से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं, क्षमता की बात सिर्फ करना है। क्षमता का मतलब क्या, आपकी क्या क्षमता है, आप 10 रोटी खा के, ठीक है, 2 रोटी, दूसरा बंदा 2 रोटी खा के जो काम कर रहा है उतना ही काम आप 10 रोटी यदि खा के करोगे तो आपकी क्षमता क्या है, कम है। मतलब आपने इनपुट में क्या लिया और आउटपुट क्या दे रहे हो, ओके। तो सिंपल सा क्षमता का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, ओके। आप क्या दे रहे हो और आपने उसके लिए क्या हजम किया, ओके। तो क्षमता सिंपल सा समझ लीजिए, निर्गत ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा बाहर निकली, या निर्गत शक्ति बटे निवेशी ऊर्जा या निवेशी शक्ति, मतलब कितनी ऊर्जा हमने दिया ट्रांसफार्मर के अंदर और कितनी ऊर्जा उससे बाहर निकला। तो उन दोनों का बाहर निकलने वाले बट्टे जितना हमने एनर्जी दिया उस दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता, एक ही बात है। तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्षमता या दक्षता कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा ट्रांसफार्मर जो आदर्श आइडियल होता है उसकी क्या होती है, क्षमता 100% होती है, ठीक है। लेकिन अब लॉसेज भी तो हैं, ताम्र लॉस है, लॉस है, आपका कौन सा हिस्टेरिसिस लॉस है, एडी करंट भंवर धारा लॉस है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, इन सब के कारण लॉसेज भी होती है। तो कुछ उतना अच्छा 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे पाता, वो कब कितना होता है 75 टू कितना 95 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। मतलब तो ये समझ में आ गया, निर्गत ऊर्जा किधर से, मतलब जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है जिससे हमने लोड को जोड़ा है वो हमारा जो देगा वो हमारे निर्गत के लिए, और निवेशी मतलब प्राइमरी कॉइल जो हमने एसी सप्लाई के साथ जोड़ा है, प्राइमरी वाइंडिंग को जिसके साथ जोड़ा है, इससे जो ऊर्जा जाएगी वो क्या कहलाएगी, इसकी निवेशी ऊर्जा या निवेशी शक्ति कहलाएगी। ओके, चलिए देखें आगे।
ट्रांसफार्मर की कोर परतदार क्यों होती है? एकदम आसान सा 2012 में पूछा है। देखिए, कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है, यदि कोर परतदार नहीं होगी तो एडी करंट ज्यादा पैदा होगी, पैदा तो होंगी, लेकिन यदि परतदार नहीं होती है तो एडी करंट पैदा होती है। एडी करंट पैदा होने का, एडी करंट मतलब भावर धारा पैदा होती है। ओके, तो भावर धारा पैदा होती है, तो भावर धारा के पैदा होने के कारण क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होती है। अब उष्मा उत्पन्न होगी तो भैया कहाँ से वो एनर्जी लेगी? वो जो उष्मा उत्पन्न हुई, भावर धारा बनी, वो कहाँ से लेगी? एनर्जी जो ट्रांसफार्मर के अंदर आ रही है, वही ना लेगी। अब उसी को ये उपयोग कर डालेगा फालतू का हीट बनाने में, तो उसके वजह से क्या होगा? लॉसेज होंगी, मतलब ट्रांसफार्मर 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे सकता है। तो इसको कम करने के लिए, जो उष्मा के टर्म में हमारा क्या हुआ, नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको परतदार बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक पतली पतली सीट लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर कभी तोड़ के देखे होगे तो क्या होता है? पतली पतली सीट्स लगे रहते हैं, ठीक है। एक मोटा सा ब्लॉक नहीं रहता, सीट्स बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भावर धारा है उसको लॉस, मतलब भावर धारा को कम करने के लिए। तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर, अरे यार, हाँ, ट्रांसफार्मर की कोर परतदार होती है क्योंकि कोर में लॉस क्षय होता है भावर धारा के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के कोर में विद्युत शक्ति की हानि होती है। ओके, जिससे लॉस क्षय कहा जाता है, लॉस क्षय होता है। चलिए, ओके, कहा जाता है कोर को प्रदान होने से लॉस क्षय के मान कम हो जाता है, मतलब एडी करंट का लॉस कम हो जाता है, इसलिए कोर को क्या बनाया जाता है? परतदार होता है, ठीक है। तो छोटा सा चीज था, एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए 18 आज तक, 2009 तक। यदि मजा आया या अच्छे से समझ में आया, थोड़ा भी आपका हेल्प हो पा रहा है तो हमें खुशी है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कितना हेल्प हो पा रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।